आज हम एक तवील सफ़र का आगाज़ करेंगे जो कि कई लेक्चर्स पर मुश्तमिल होगा। इन लेक्चर्स का ये हिस्सा फ़िज़िक्स के एक अहम ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरू होगा। इस हिस्से के पहले लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एटम एटम में तीन बुनियादी पार्टिकल्स बहुत अहमियत के हामिल है: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में लोकेट होते हैं और इलेक्ट्रॉन पार्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। एज ए होल एटम न्यूट्रल होता है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन को एटम से निकाल दे तो नतीजतन एटम पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा और अगर यही इलेक्ट्रॉन किसी और एटम के साथ शामिल करे तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। हम यहां इलेक्ट्रॉन की ही एडिशन और रिमूवल की बात करेंगे क्योंकि ये करना आसान है। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक चार्ज की खुसूसियात पर तफसील से बहस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज के हवाले से चंद अहम तरीन तजुर्बात का सरसरी सा जायजा लेंगे। जैसा कि हम इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक जैसे क्वांटिटी के दो पॉजिटिव चार्ज बॉडी जो कि रेड बॉल से जाहिर किए गए हैं एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अगर हम इनमें से एक रेड बॉल यानी पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को नेगेटिव चार्ज बॉडी से रिप्लेस कर दे तो हरकत की सिमत तब्दील हो जाती है। अब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। यही मुशाहिदा नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी के साथ हम दोहरा सकते हैं। बस नतीजा ये हुआ कि सेम चार्जेस repel each other and opposite charges attract each other. इलेक्ट्रोस्कोप एक रिवायती आला है जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करते हैं। Initially, a metallic rod with a negative charge is moved until it touches the metal sphere. The electrons flow through the insulated metallic bar that is distributed between two thin, usually gold leaves that repel each other. The separation of the leaves is proportional to the magnitude of charge. This metal rod just touches the sphere. The charge transfers to the gold leaf, and this separation is increases, the magnitude of charge is also increases. This shows that the magnitude of charge on the leaf is also increases. So एक नतीजा तो ये हुआ कि हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्कोप से। सेकेंडली हम ये देख सकते हैं कि अगर हम एक मेटालिक रॉड जिस पर चार्ज अननोन है और हम इस स्फीयर के साथ इसको टच करें, अगर गोल्ड लीफ के दरमियान सेपरेशन कम हो जाती है तो इससे हम ये नतीजा अखाज़ कर सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज इन गोल्ड लीव्स पर रिड्यूस हो गया है, जो कि यहाँ पर इस मेटल
रॉड ने हासिल कर लिया है, तो हम ये नतीजा अखज़ करेंगे ये मेटल रॉड पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अगर इस रॉड को इस मेटल स्फीयर के साथ टच करने से इसके दरमियान सेपरेशन और बढ़ जाती है, तो नतीजा ये हुआ कि ये रॉड नेगेटिवली चार्ज था, जिसने इस गोल्ड लीव्स को और नेगेटिव चार्ज मुंतकिल कर दिया है। तो हम कहेंगे कि ये अननोन रॉड नेगेटिवली चार्ज है। तो गोल्ड लीफ फाइल से हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और किसी भी अननोन चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं कि आया वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज। ये एक और तरह का इलेक्ट्रोस्कोप है जिसे पिट बॉल इलेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है। टू इक्वली चार्ज्ड पिट बॉल्स of equal mass are separated by a distance. Due to their mutual electrostatic repulsion, each ball hangs on the string of length from a common point. The value of the angle theta, the charge Q, and the tension in the string can be calculated. आप इसे ऑब्जर्व करें, देखिए जू जू ये सेपरेशन बढ़ती जाती है, तो हम यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। इसी तरह अगर हम लेंथ को या मास को चेंज करें तो उससे भी फोर्स पर असर पड़ता है। Famous Millikan oil drop experiment that provide an evidence that electric charge is quantized, occurring only as an integral multiple of elementary charge, और वो elementary charge equal होता है 1.6 into 10 raised to power minus 19 Coulomb के। In this chamber, an atomizer emits oil drops that fall through the hole in upper plate and are ionized by X-rays before hitting the lower plate. A high voltage between the two plates is adjusted so that the oil drops are suspended and they are viewed through microscope. अब देखते हैं हम कि मिलिकान ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हम क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं। इनिशियली जब प्लेट्स पर कोई चार्ज नहीं है तो ऑयल ड्रॉप पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही है, एक इसका वेट दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड और द अदर फोर्स एक्टिंग इज ड्रैग फोर्स विच इज के वी फॉल, that is v a fall velocity of the drop, ठीक है, that is drag velocity। तो इस केस में जो नेट फोर्स होगा mg is equal to 6 pi eta r b f। क्योंकि ये ड्रॉप स्फेरिकल है तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का मास हम सिंपली लिख सकते हैं रो इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का होता है 4/3 पाई आर क्यू इंटू, ठीक। सो अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर ले तो हम आर की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं इजीली, एंड दैट कैन बी डिटरमिन इक्वेशन नंबर 1। तो आर की वैल्यू 9 ईटा वी एफ डिवाइडेड बाई 2 रो जी आ जाएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ द रेडियस। Okay, fine. This equation number 2. Now, no field, no electric field is zero applied in this case. लेकिन अगर ये दो प्लेट्स है और कोई फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया, अगर हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें
E is not equal to 0 this time. So we are applying the voltage. नतीजतन इस आयल ड्रॉप पर अब 3 फोर्सेस एक्ट करेंगी. ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ये मूव करेगा. सो द फोर्स एक्टिंग इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी QE, और 2 फोर्सेस इस पर एक्ट करेंगे डाउनवर्ड. एक होगा इसका वेट mg, और द नेक्स्ट वन फोर्स इज दैट ब्रेक फोर्स, इट इज ब्रेक फोर्स, और वो होगा KV. नाउ राइज, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएगा तो हम VR लिख रहे हैं, राइज वेलोसिटी. ठीक, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट जो है वो D है. अब 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो अब अगर हम इस इक्वेशन को लिखें तो वेट इज एक्टिंग डाउन, द इलेक्ट्रिक फोर्स इज अपवर्ड, और जो ब्रेक फोर्स है अब ऊपर जाने से रोक रहा है 6 बीटा R V दैट इज इक्वल टू 0. अब हमारे पास ऑलरेडी ये इक्वेशन 3 है, इसमें हमने सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 1 की वैल्यू mg की जगह, और r की वैल्यू इक्वेशन 2 की वैल्यू यहाँ r की जगह. सो दीज आर 2 वैल्यूज विच विल बी इनकॉर्पोरेटेड ओवर हियर. तीसरा जो हमने काम करना है वो E की जगह हमने V over D, दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 3 सब्स्टिट्यूशन करनी है सिंपली. और जब हम ये 3 सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे तो नतीजतन हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, with the help of which we can calculate the charge, and that will be equal to Q is equal to VR plus VF eta power 3 by 2 18 pi D divided by 2 rho G under the square root VF under the root divided by the voltage applied. अब इसमें सारी क्वांटिटीज नोन है. अगर इस रिलेशन को हम देखें तो तमाम की तमाम क्वांटिटीज इसमें नोन है. एवरीथिंग इन दिस रिलेशन नोन. जब भी हम चार्ज चेंज करते हैं तो कुछ वेलोसिटीज पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन चार्ज जो हमारे पास है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक फंडामेंटल चार्ज ही हमारे पास आएगा. एंड फॉर दैट Millikan got Nobel Prize. It is known that is 874, a little lesser than water per meter cube. Eta, viscosity of air, that is already known, 10 to power 1.8, 10 to power minus 5 Newton second per meter square. The separation between the plate D, this one, this is known about 6 millimeter. G value is 9.8 meter per second square. Charge on electron, we already know that that is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. So for given oil drop, you will measure the fall time in the absence of electric field and the rise time in the presence of the electric field over a fixed distance s. The fall and rise velocity can then be determined from relation Vf is s by Tf and Vr GR. So everything now we can calculate and can find the charge, which will be always integral multiple of the
basic fundamental charge of one electron. So conclusion, electric charges exist. If charges exist, then what will be the properties and nature of the charges? Let's start. इलेक्ट्रिक चार्ज मासेस की तरह फंडामेंटल और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की. इट इज स्केलर क्वांटिटी और इलेक्ट्रिक चार्ज कैन ईदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव. अब मासेस और चार्जेस में क्या फ़र्क है? मासेस के बीच जो फोर्स एग्जिस्ट करता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, which is governed by Newton's law of gravitation. मास और एनर्जी इंटरचेंजेबल है. सो मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती. In comparison to it, चार्ज ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस है वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. सो इनके दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करता है वो अट्रैक्टिव, जिस तरह हमने मुशाहिदा किया, अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं. सो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस attract each other. अब अगर एक बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से उसका मास स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा. इसी तरह a body become negatively charged if electron is gained by a body and its mass is slightly increased. Let us suppose कि हमारे पास एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है जिस पर इनिशियली देयर इज नो चार्ज ऑन इट और इसका मास है m. अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट को हम ऐड कर ले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, सो नतीजतन ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और इसका जो मास है, न्यू मास, वो m से ज़्यादा होगा. ठीक. सो m प्राइम विल बी ग्रेटर देन m. सिमिलरली अगर हम इसी न्यूट्रल बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे, Ne इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे, इतना चार्ज हम रिमूव कर दे, तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और इसका जो मास है वो स्मॉलर हो जाएगा ओरिजिनल मास से. सो नतीजा ये हुआ कि अगर हमने चेंज इन मास मालूम करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, दैट इज m प्राइम माइनस m, तो वो इक्वल होगा कितना चार्ज हम ऐड करते हैं, ठीक है, n, और हर एक का मास कितना है. तो क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन ऐड और रिमूव करते हैं किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए, तो n is the number of that electron and me is the mass of electron. तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि n is q by e and that will equal to me. तो नतीजतन अगर चार्ज गिवन हो तो हम मालूम कर सकते हैं कि कितना मास जो है वो चेंज हुआ है, आया मास इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, और इसको हम लिख सकते हैं. The change in mass of body is given by this delta m and me, where n is q by e and me is the mass of electron. तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और
फाइंड कर सकते हैं कि मास वेयर डेल्टा एम इज एम प्राइम माइनस एम इज इक्वल टू क्यू बाई ई इंटू एम ई। तो एम प्राइम फाइंड करने के लिए हम ये देख सकते हैं कि एम प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ई। अब क्यू हम इधर ऐड करेंगे से अगर आप 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो नतीजतन ये एम प्राइम बढ़ जाएगा, बॉडी विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। और अगर हम 10 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं सो दिस फैक्टर विल बिकम नेगेटिव, एम प्राइम जो है वो एम से कम होगा और नतीजतन बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड रिलेशन बिटवीन देम। एसआई यूनिट चार्ज का कूलम है और हम सीजीएस सिस्टम में चार्ज के लिए डिफरेंट यूनिट्स यूज करते हैं। एब कूलम, EMU ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। स्टेट कूलम या इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज भी कहते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 फ्रैंकलिन। इनका कन्वर्जन फैक्टर हमारे पास ये है, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलम या 1/10 एब कूलम के बराबर है। अब हम एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम में चार्ज के यूनिट का कन्वर्जन फैक्टर मालूम करेंगे। हम इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से साबित कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे आसान मेथड यूज़ करेंगे टू कन्वर्ट CGS system of charge into SI system and vice versa. We know that in SI unit system, the unit of charge on electron, charge on an electron is equal to 1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम। और CGS सिस्टम में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 4.8 into 10⁻⁻10 स्टेट कूलम के बराबर है। अब अगर हम इसको देखें तो लेफ्ट हैंड साइड इन इक्वेशन का सेम है, सो वी कैन राइट इट के 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम that will be equal to 4.8 into 10⁻⁻10 state coulomb. So 1 coulomb will be equal to 4.8 into 10⁻⁻10 state coulomb divided by 1.6 into 10⁻⁻19। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 1 कूलम विल बी इक्वल टू 3 into 10⁻9 स्टेट कूलम। That is equal to, this is the conversion between coulomb and state coulomb or electrostatic unit of charge. Similarly, हम easily कन्वर्ट कर सकते हैं SI यूनिट ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। We know that the definition of charge that Q is equal to I into T. One electromagnetic unit of charge या एब कूलम that is equal to 1 एब एम्पेयर। एब एम्पेयर is the unit of current in CGS system and that is Gaussian system, and into 1 second, which is same. So now 1 एब coulomb that will be equal to 1 एब ampere is equal to 10 ampere into second. Now ampere into second is coulomb. So 1
ebb coulomb, that is equal to 10 coulomb, or one can say that 1 coulomb is equal to 1 by 10 ebb coulomb. So this is the conversion between electromagnetic unit of charge and SI unit of charge. Other units of charge. Practical unit of charge is ampere into hour, and which can be easily converted. We know that ampere into hour can be written as 1 ampere, and hour, there are 3600 seconds in 1 hour, so 3600 ampere into second, and that ampere into second is coulomb. So 1 ampere into hour, that is equal to 3600 seconds. The other practical unit is Faraday. 1 Faraday is actually charge on 1 mole of electron. So charge on 1 mole of electrons, and that is equal to 1 mole of electrons contain 6.02 into 10 raised to power 23 entities, and charge on electron is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. So that will be equal to 96,500 coulomb. So we can conclude that the smallest unit of charge is state coulomb and the largest unit of charge is Faraday. The formula of charge is, so can easily express the dimension of charge, because current is the base quantity and time is the base quantity. So that is, electron carry minimum charge called fundamental charge, and that is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19, which is equal to 4.8 into 10 raised to power minus 10 state coulomb, and which was confirmed by Millikan oil drop experiment. Now, the presence of charge can be detected by electroscope, as we see in the previous slides. The most important property of charge is the quantization of charge. Magnitude of all charges is integral multiple of fundamental charge, that is Q is equal to NE, where N is an integer and E is the fundamental charge. So total charge must be integral multiple of basic fundamental charge. And 0 means that the body is neutral, and 1 means singly charged, 2 means doubly charged, and so on. आइए एक एग्जाम्पल करते हैं इस पर. How many electrons there in 1 coulomb? Given हमारे पास है total charge on body 1 coulomb, Q is equal to 1 coulomb, that is total charge. Charge on single electron, we know that 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. डिटरमिन हमने क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स हम किसी बॉडी से रिमूव कर दे ताकि उस पर 1 कूलम चार्ज अपीयर हो जाए. Solution. We use the formula Q is equal to NE, quantization of charge, N is equal to Q by E, and we will get the number of electron, this much number of electron we will have in 1 coulomb, 6.25 into 10 raised to power 18 electrons.
Let's do another example. A sphere of copper having mass 2 gram contain about 2 into 10 raised to power 22 atoms. The charge on nucleus of each atom is 29 E. If the charge on the copper sphere is 3 microcoulomb, find the fraction of electron removed from the sample. So ये बहुत दिलचस्प क्वेश्चन है. हमारे पास गिवन डेटा है चार्ज 3 microcoulomb on copper sphere. Fundamental charge on electron is this much, 1.6 into 10 raised to power minus 19. Number of atoms, copper atoms, 2 into 10 raised to power 22. Find हमने क्या करना है? Fraction of electron removed. अगर इतना चार्ज आ रहा है कॉपर पर और इतने एटम से कुल मिलाकर कॉपर के, तो कितना फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किया होगा? सॉल्यूशन. सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम द स्फीयर के स्फीयर से कितने इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किए हैं, क्योंकि टोटल चार्ज गिवन है और फंडामेंटल चार्ज ऑलरेडी नोन है, तो हम n इज इक्वल टू क्यू ई को इस्तेमाल करते हुए फाइंड कर सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए हैं, एंड दैट इज 2.0 into 10 raised to power 13 इलेक्ट्रॉन्स. फर्स्ट पार्ट. अब नतीजतन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्फीयर क्या है, कितने हैं? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स गिवन है और न्यूक्लियस एटम देयर आर 29, हर एक कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 29 प्रोटॉन्स मौजूद है न्यूक्लियस में और इतने कुल मिलाकर एटम्स है, तो हम 29 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपली. सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्फीयर 29 मल्टीप्लाइड बाय n, दिस मच. अब कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इनकी रेशो लेकर हम फ्रैक्शन मालूम कर सकते हैं कि कितना परसेंट रिमूव हुआ है. फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड n divided by n naught. So this much fraction is removed. बहुत कम टोटल में से इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं. So which is much smaller number of electron removed from the copper atom. तो conservation और quantization of charge को यूज करते हुए हम फाइंड कर सकते हैं कि कितना चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट से को ऐड हुआ है या रिमूव हुआ है. दिस इज द रिजल्ट. लेट अस डू अनदर एग्जांपल. An object has a mass of 1 gram contain about 5.0 into 10 raised to power 21 molecules. If only one electron is removed from 0.0% of the molecules, then find the total electric charge on the substance. Mass is given, number of molecules is given, और इन तमाम molecules में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन 0.01% से रिमूव किया गया है. So given data, charge on single electron is known, number of molecules is given, that is 5.0 into 10 raised to power 21, fraction of electron removed, so 0.01%, this much electron is removed, which is equal to 1.0 into 10 raised to power minus 4. Total charge appear on the body. इतने इलेक्ट्रॉन, इतने फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद कितना चार्ज इस पर अपीयर हो जाएगा. अगेन वी विल यूज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. टोटल चार्ज अपीयर ऑन अ बॉडी Q into fraction of Ne. Ne is the total charge and total charge का इतना फ्रैक्शन रिमूव हुआ है. So fraction is 1.0 into 10 raised to power minus 4. Total number of molecules is 5.0 into 10 raised to power 21,
and fundamental charge E is this much. So as a result, इतने परसेंट इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद इस पर चार्ज अपीयर हो जाएगा 0.08 कूलम. Now think about, find the total charge on 100 kg of electron. Another property of charge is, if a body contain in one number of electrons and in two numbers of proton, then the total charge on it will be. Get this, the total charge. If let's say the number of electron is 10 and the number of proton in a body is 8, then the total charge will be at -10 E. So -2 E charge will appear on the object. Now the most important property of the charges is conservation of charge. Charge can neither be created nor destroyed. The algebraic sum of electric charge in any electrical isolated system always remains constant. आप चार्जेस को ट्रांसफर कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, लेकिन टोटल नंबर ऑफ चार्जेस हमेशा कांस्टेंट रहेंगे. कोई भी केमिकल रिएक्शन हो या न्यूक्लियर रिएक्शन हो, the charge before and after the reaction will always remains constant. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल करेंगे. यहाँ पर check the following reaction for conservation of charge. This is an example of
pair production, gamma plus gamma, that's combine to give rise into an electron-positron pair with some energy. Another, disintegration of uranium, that is splitting of uranium into thorium and helium with the release of energy. This is the decay of neutron, beta decay. This is another example, and the last one is proton decay. So the first example is related to pair production. Gamma particle or neutral particle, it has no charge. So before the reaction the total charge is 0. After the reaction a pair of electron and positron is produced. तो इसमें positron पर +1 charge है और electron पर -1. So total charge is 0. So this reaction is possible. Number 2. In this reaction the charge is also conserved. If we look at the charge number of uranium is 92. On the other hand, thorium and helium is produced. The charge number of thorium is 90 and that of helium is 2. So the total number of charge after reaction is 92. So charge is conserved. This reaction is possible. This is a radioactive reaction. In this reaction one can see that the charge on neutron is 0 while that on proton is 1, positron is 1. So after the reaction the total charge is 2 while before the reaction is charge is 0. So this kind of reaction is not possible. It does not obey the fundamental properties of charge. Another, neutron decay into beta particle and proton. This is possible again. Neutron charge 0, charge on proton is +1, on electron that is beta -1 is -1 with the energy into neutrino. So before the reaction total charge is 0, after the reaction is also 0. So this reaction is possible. The other is the proton decay into neutron. The charge on proton is 1 and after reaction neutron and beta positive particle is appeared, so it is possible reaction. So these reactions are all possible except number 3 where charge is not conserved. Now think, what happened to the radius of soap bubble if it is made negatively charged? एक सोप बबल है जो इनिशियली अनचार्ज्ड है, अगर उसको हम नेगेटिवली चार्ज करें तो उसके रेडियस के साथ क्या होगा? एक, is it possible to have a charge this much value? Think over it. Copper spheres with same radius, which sphere will have greater charge, solid sphere or hollow sphere? आप सोचें और इसके जवाब ढूंढने की कोशिश करें. मेथड्स ऑफ चार्जिंग. कौन से वो मेथड्स है जिसके जरिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं? 3 तरीकों से हम चार्ज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को. फर्स्ट मेथड इज बाय फ्रैक्शन, rub and get charge. Let's have a look. This is uncharged rod, plastic rod. This is uncharged cloth. When they are rubbed together, the rod become positively charged while the cloth become negatively charged. There are many examples that you can get charged by rubbing. सबसे उम्दा मिसाल इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग ऑफ क्लाउड्स है. इसी तरह when we comb our hair,
the comb become charged. इसी तरह एरोप्लेन जब फ्लाई ऑफ करते हैं तो due to friction charge appear on the aeroplane surface. So these are all example of static charge produced by friction. You can think why a rubber rod become negatively charged when rubber rubbed with fur. Molecules in rubber rod have stronger attraction for electrons than molecule in fur. So rubber rod become negatively charged because it has greater affinity for electron. ये कहना कोई आसान नहीं है कि जब हम दो ऑब्जेक्ट को रब करें तो कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सी बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी या नेगेटिवली चार्ज होगी। ये आसान नहीं है। इसको समझने के लिए हमें डिटेल स्ट्रक्चर की तरफ जाना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि एस्टेब्लिश हैं कि जब हम उनको रब करते हैं तो एक उसमें से पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाती है। Here is a set of those charged body. ये सेट फर, ग्लास, वूल, हेयर FGWH ये हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होते हैं जब आप उसको इस सेट के साथ रब करें। प्लास्टिक, एम्बर, सिल, एमेनाइट, रबर, these always become negatively charged. These objects have greater affinity for electron and charge negatively. So जब आप ग्लास को सेल के साथ रब करें तो ग्लास विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड सेल विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। अगर आप रबर को वूल के साथ रब करें तो या फर के साथ रब करें सो द रबर विल बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड द वूल विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। इसी तरह अगर प्लास्टिक को आप हेयर के साथ रब करें सो द प्लास्टिक विल बिकम negatively charged and the hair will become positively charged. Another method of charging is by induction. Whenever you can see that bring a metallic rod, positively charged metallic rod, close to an initially uncharged body, a charge will appear on its surface. This phenomena is called induction without touching. This is a metal. This is a conductor. So charge will appear on the surface of conductor. In this case, there is no touching involved of the two body. Just the charge is induced. This phenomena, this kind of interesting phenomena is called induction. If you ground the one end on one surface here appear the negative charge and the other surface become positively charged because इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हुए इस एंड पर आ जाते हैं तो यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो जाती है। सो दिस एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज और दिस एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज। इसी तरह अगर इस एंड को आप ग्राउंड कर दे तो positive charge will gain electron from this ground and become neutral, लेकिन नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। अगर आप इसको ग्राउंड से डिटेच कर दे तो अगेन द नेगेटिव चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल स्फीयर। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंडक्शन। इसको आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट यू प्रोड्यूस चार्ज बाय फ्रिक्शन, रब योर हेयर विथ कॉम्ब and then bring that comb और फिर उस कंघी को आप pieces of paper के करीब ले आएं। So pieces of paper will attract it toward it. That is because of induction phenomena. Maximum induced charge, कितना maximum charge induce कर सकते हैं हम? Q prime, that is the charge induced plus minus Q 1 minus 1 over K, where K is the dielectric constant of chargeless substance. अब अगर आप एक कंडक्टर को देखें,
कंडक्टर को तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, सो ये फैक्टर जीरो हो जाएगा. फॉर ए कंडक्टर इफ वी सी द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज infinite, so that 1 over k become 0, so q prime will be q. so maximum induction कंडक्टर में प्रोड्यूस हो सकता है. उसकी बनिस्बत अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम हो किसी ऑब्जेक्ट का तो उस केस में हमारे पास जो है वो इंडक्शन फिनोमेना कम होगा. Another phenomena of charging is by conduction. जिस तरह हमने इलेक्ट्रोस्कोप में देखा कि हम एक चार्ज रॉड को मेटल स्फीयर के करीब ले आते, जब हम इसको टच करते तो चार्ज जो है वो रॉड से ट्रांसफर हो जाता मेटालिक स्फीयर में. तो अगर हम ये इनिशियली अनचार्ज मेटालिक स्फीयर है, इसको हम टच करें इस स्फीयर के साथ इस मेटल रॉड को, तो चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड among the two. This phenomena is called conduction phenomena. When two bodies brought in contact, one is charged and other is neutral, charge is shared between them. This phenomena is known as conduction. A sphere of mass m, atomic number z and atomic mass a has electric charge this much, q Ze into m into Na by a, where Na is the Avogadro number. टोटल चार्ज इतना एग्जिस्ट करता है किसी भी स्फीयर में. If two spheres of radius r1 and r2 and the total charge q brought in contact and then isolate from each other, the charge on them will become, एक बॉडी पर चार्ज आ जाएगा Q1, पैटर्न को देखें, QR1 स्फीयर ऑफ रेडियस 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक स्फीयर 1 पर चार्ज अपीयर हो जाएगा Q into R1 divided by R1 plus R2, where R1 is the radii of sphere 1 and R2 is the radii of sphere 2. सेकंड ऑब्जेक्ट जो है उस पर टोटल चार्ज का कितना हिस्सा चला जाएगा, that will be R2 divided by R1 plus R2. This is the charge transfer between two bodies. So let us do an example. Calculate negative charge on 100 gram of water. Given atomic mass of H2O is 18. Let's say that this is hydrogen. There are two hydrogen and oxygen has atomic weight 16. So it has atomic mass 18. Given mass, that is 100 gram. And the charge number or atomic number is 10. Hydrogen, there are two hydrogen and one oxygen, so it has 10 atomic number. Charge on single electron, again 1.6 into 10 raised to power minus 19. Avogadro numbers 6.02 into 10 raised to power 33 per mole. To find negative charge, so we can use the formula, the total charge on a sphere, Ze into m into Na by Na. So the total charge on the sphere will be this much, 5.35 into 10 raised to power 6 coulomb, which is a huge amount of charge. Let us do another example. When charge is transferred between the two spheres. Two spheres of radii 2 cm and 3 cm and having charge 40 microcoulomb and 20 microcoulomb respectively. 2 cm sphere पर 40 कूलम चार्ज है और 3 सेंटीमीटर स्फीयर पर 20 माइक्रोकूलम चार्ज है. If they are connecting with a conducting wire,
Now what is happening? The two sphere दोनों charged है, ठीक है. Sphere 1 जिसका रेडियाई 2 सेंटीमीटर है, that is charged 40 microcoulomb. Charge 40 microcoulomb. Another one, the another sphere which has larger radius, that is 3 centimeter, it has charge of 20 microcoulomb. They are connected by a conducting wire now. Both the sphere, both are charged and they are. Now the charge transfer will take place. Find the charge transfer from smaller to bigger object. Smaller to bigger object, कितना charge transfer हुआ है, ये find करना है हमने. Given that total charge sum of both, that is 60 microcoulomb. To find charge transfer from smaller to बिगर ऑब्जेक्ट क्यों हमने फाइंड करना है. अब पहले हम चार्ज देखते हैं कि कंडक्शन के बाद, जब हम कंडक्शन हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद कितना चार्ज अपीयर हो जाता होगा हर एक स्फीयर पर. सो Q1 इज अकॉर्डिंग टू फार्मूला QR1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2. सो 24 माइक्रोकूलम चार्ज रह जाएगा इस पर आफ्टर कंडक्शन. Q2 जिस पर पहले कितना चार्ज था R2 स्फीयर पर, इस बिगर चार्ज पर 20 माइक्रोकूलम, उस पर चार्ज बढ़कर 36 माइक्रोकूलम हो जाएगा. Hence the charge moved from smaller to bigger sphere is given by smaller sphere जो 2 सेंटीमीटर रेडियस का स्फीयर था, उस पर इनिशियली चार्ज था 40 माइक्रोकूलम, जो कि कंडक्शन के बाद रह गया है 24 माइक्रोकूलम. नतीजतन कितना इनिशियल माइनस फाइनल, तो 16 माइक्रोकूलम ट्रांसफर हुआ है चार्ज. अब अगर यहां पर हम देखें तो लार्जर स्फीयर जिसका रेडियाई 3 सेंटीमीटर था, उस पर इनिशियल 20 माइक्रोकूलम चार्ज था. 16 माइक्रोकूलम इसको ट्रांसफर हुआ तो 36 माइक्रोकूलम चार्ज जो है वो टोटल इस पर अपीयर हो गया. तो कंडक्शन की वजह से जब भी आपके पास कंडक्शन के प्रॉब्लम आते हैं तो यू मस्ट लुक एट दिस काइंड ऑफ फार्मूला. अब देखिए, बिफोर interaction the total charge was 60 microcoulomb. After conduction, when they are brought in contact with each other, total charge वही है. तो charge can neither be created nor destroyed, it is conserved, even it transforms from one body to another body. So let us summarize our lecture. We show that the experimental evidence that charges exists. If we discuss Millikan oil drop experiment, we show that the fundamental charge is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Thereafter, we discuss all the properties of charges. The most important one, charge is quantized. Charge is conserved. And method of transfer of charges. So we learn about 3 methods, that is by fraction, by induction,
and we discussed the relative formula of charge transfer in all the cases. And here we also discuss the third important method, um, that is conduction or transfer of charge. So thanks for now.